ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनिल सर में। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी हम प्राचीन भारत के इतिहास का क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं। हमने पिछले वीडियोस में देखा कि मनुष्य किस प्रकार हर चुनौतियों का सामना करके विकास के मार्ग पर अग्रसर रहा और लगातार प्रगति करते हुए आगे बढ़ता गया। वह मनुष्य जिसे पाषाण काल के शुरुआत में बोलना भी नहीं आता था, वह सिंधु घाटी की सभ्यता के अंत तक आते आते पूरी तरह जीनियस हो गया था। लिखना, पढ़ना, व्यापार, खेती, पशुपालन, समाज निर्माण, हर फील्ड में अपनी छाप छोड़ता गया। सिंधु घाटी की सभ्यता किसी भी प्रकार से आज की सभ्यता से कम नहीं थी। पर ऐसा क्या हुआ जो पूरी की पूरी सभ्यता का विनाश हो गया। जिस मनुष्य ने लिखना पढ़ना सब सीख लिया था, वैदिक काल आते आते वह सब कैसे भूल गया। नगरीय व्यवस्था अचानक में ग्रामीण व्यवस्था कैसे बन गई। हर क्षेत्र में आगे हुआ मनुष्य अचानक कैसे पिछड़ गया, यह महज एक मिस्ट्री बनकर रह गया है। हड़प्पा सभ्यता के खत्म होने के प्रमुख कारण ये बताए जा रहे हैं। नंबर 1 पे है बाढ़। कुछ विद्वानों की माने तो सैंधव सभ्यता के विनाश का प्रमुख कारण बाढ़ था। चूँकि सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित थी, अतः बाढ़ इसकी बर्बादी का एक प्रमुख कारण हो सकता है। नंबर 2 पे है जलवायु परिवर्तन। कुछ विद्वान जैसे आर.एल. स्टाइन, ए.एन. घोष, इनके अनुसार कांस्ययुगीन सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, जलवायु में आए परिवर्तन के कारण समाप्त हो गई। नंबर 3 पे है अकाल या भुखमरी। कुछ भूगर्भ शास्त्रियों की माने तो यहाँ अति विकट अकाल पड़ा होगा, फसलें बर्बाद हो गई होंगी और भुखमरी की मार इन सैंधव वासियों को झेलनी पड़ी होगी। इसी प्रकार अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, जो कि अभी पूर्णतया प्रमाणित नहीं हैं। खैर, अब हम अपने करंट टॉपिक वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं। वैदिक काल साहित्यिक काल की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण काल था। चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की रचना इसी काल में हुई। वैदिक काल की जानकारी भी हमें इन्हीं वेदों से प्राप्त होती है। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे, इसलिए वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहते हैं। दोस्तों, अब हम एग्ज़ाम की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। मैक्स मूलर ने आर्यों का निवास स्थान सेंट्रल एशिया माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। इसे आर्य सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता के विपरीत आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। इसकी भाषा संस्कृत थी। आर्य समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार अथवा कुल थी, जिसका मुखिया कुलप कहलाता था। आर्यों ने प्रशासनिक इकाई को 5 भागों में बांटा था: कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी एवं विश का प्रधान विशपति कहलाता था। जन के शासक को राजन कहते थे। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। पुरप, दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। उग्र कौन होता था? उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। समिति एक केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। राजा की नियुक्ति, पदच्युत एवं उस पर नियंत्रण का कार्य इसी के माध्यम से होता था। इस काल में बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ में भाग ले सकती थीं। विधवा अपने पति के छोटे भाई अर्थात देवर के साथ विवाह कर सकती थीं, जिसे नियोग कहते थे। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थीं। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वारा जैसी विदेशी स्त्रियों का वर्णन है। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। ऋण देकर ब्याज देने वाले व्यक्ति अर्थात सूदखोर को वेकनॉट कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ अग्नि को माना जाता था। अविवाहित स्त्रियों को अमाजु कहा जाता था। ऋग्वेद काल में मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। कृषि संबंधी प्रक्रिया से संबंधित उल्लेख ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में मिलता है। अतिथि को गोहन्ना कहा जाता था तथा गाय को अघन्य कहा जाता था, मतलब न मारने योग्य। आर्यों के मुख्य देवता इंद्र तथा प्रिय पशु घोड़ा था। व्यापारी वर्ग को प्रणी कहा जाता था। कारोबार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजित था। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है।
आर्य समाज पितृ प्रधान था। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सबसे ज़्यादा बार हुआ है। अब हम वैदिक काल के दूसरे पार्ट उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ कर्मकांडों में जटिलता एवं भव्यता आ गई। यज्ञ विधान क्रिया उत्तर वैदिक काल की ही देन है। राजसूय यज्ञ का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। यह राज्याभिषेक से संबंधित था। इस यज्ञ के दौरान राजा रत्नियों के घर जाता था। अश्वमेध यज्ञ यज्ञ शक्ति का द्योतक था। वाजपेय यज्ञ में राजा रथों की दौड़ का आयोजन करता था। यह यज्ञ खान पान से संबंधित यज्ञ था। अग्निष्टोम यज्ञ, इसमें अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। पूषण, ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता बन गए। अथर्ववेद के अनुसार राष्ट्र राजा के हाथों में हो तथा राजा और देवता मिलकर उसे सुदृढ़ बनाएं। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई। उत्तर वैदिक ग्रंथ छांदोग्य उपनिषद से 3 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में लोगों की जीविका का मुख्य आधार कृषि था। गोत्र तथा गोत्र विवाह उत्तर वैदिक सभ्यता की ही देन है। शतमान और निष्क उत्तर वैदिक कालीन मुद्राएं थीं। प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग उत्तर वैदिक काल कौशाम्बी नगर में मिला है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा कि उत्तर वैदिक काल आते आते स्थिति खराब होनी शुरू हो गई। कास्ट सिस्टम जो कि पहले कर्म पर आधारित था, उत्तर वैदिक काल आते आते वह जन्म पर आधारित हो गया। शूद्रों को लोअर कास्ट का मान लिया गया और अपर कास्ट के लोगों की सेवा करने का कार्य सौंपा गया। ऋग्वेद में अनटचेबिलिटी, छुआछूत बिल्कुल नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह पूरी तरह व्यापक हो चुका था। स्त्रियों की स्थिति जो कि ऋग्वैदिक काल में बहुत ही अच्छी थी, उत्तर वैदिक काल में बद से बदतर हो गई। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां पुरुष के बराबर की मानी जाती थीं। वह पॉलिटिकल प्रोसेस में भी पार्ट ले सकती थीं। गर्ल चाइल्ड को अप्रिसिएट किया जाता था। इसके विपरीत उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों के सेकंड सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाने लगा और साथ ही बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुरीतियों ने स्थान ले लिया। ऋग्वैदिक काल में राजा की नियुक्ति समिति के द्वारा की जाती थी। समिति जब चाहे राजा को अपने पद से हटा भी सकती थी, मगर उत्तर वैदिक काल में डेमोक्रेटिक सिस्टम खत्म हो चुका था। इसमें राजा का पुत्र ही राजा होता था। बड़ा राजा दूसरे क्षेत्र के छोटे राजा को हराकर उसका राज्य छीन भी सकता था। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार कुरीतियाँ उत्तर वैदिक काल के समय में पैर फैलाना शुरू कर चुकी थीं। इन्हें रोकने के लिए कई धार्मिक आंदोलन हुए। गौतम बुद्ध, महावीर जैन आदि महापुरुष सामने आए और इन कुरीतियों को मिटाने का प्रयत्न किया। इसी के साथ ही हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कैसे गौतम बुद्ध ने समाज का कल्याण किया और अपनी शिक्षाओं को जन समाज तक पहुंचाया। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।